हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 21A ऑफ CRPC विच डील्स विद प्ली बार्गेनिंग। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ प्ली बार्गेनिंग। जब भी कोई एक्यूज्ड अपने स्टेटमेंट में गिल्टी प्लीड करता है एंड उसके बदले में कोर्ट से एक्सपेक्ट करता है कि उसका कुछ सेंटेंस कम कर दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। देखिए, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस चैप्टर में से कहाँ से आते हैं कि प्ली बार्गेनिंग को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2005 के अमेंडमेंट के द्वारा प्ली बार्गेनिंग को CRPC में जोड़ा गया है। अब कभी कभी आपसे चैप्टर भी पूछ लिया जाता है कि किस चैप्टर में प्ली बार्गेनिंग को डिफाइन किया गया है, तो आपका चैप्टर है 21A। आगे हम पढ़ेंगे कि प्ली बार्गेनिंग का यूज़ किसके द्वारा किया जा सकता है एवं इसका क्या क्या प्रोसीजर होगा। देखिए, पहले तो 7 साल के कम के केसेस में ही प्ली बार्गेनिंग का ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई केसेस है जो कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है जिनमें, उनमें हम प्ली बार्गेनिंग का यूज़ नहीं कर सकता है एक्यूज्ड। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए एक्यूज्ड को पहले ही कहीं किसी केस में कभी भी कोई भी कन्विक्शन हो चुका है, तो वो भी प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है वो अपने आप में यहाँ पर पूरा है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको पूरा कंसेप्ट डिफाइन किया गया। अगर आपने पैरेक से भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। आपको अलग से कहीं और किसी बुक से या किसी और बैरक से या फिर किसी अननेसेसरी केस लॉज ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बीच बीच में सेक्शंस के साथ में हाईलाइट करवाते जाऊँगी। सेक्शन देखिए 265A एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। इसमें बताया गया है कि कितने साल से कम के या ज़्यादा के केसेस में ही प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। द रिपोर्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 173 alleging therein that an offence appears to have been committed by him other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years। इसका मतलब है कि ऐसे इम्प्रिजनमेंट या तो जिसमें डेथ सेंटेंस दिया गया हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फिर 7 साल से ज़्यादा के केसेस हों, उनमें प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक्यूज्ड को प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल करना है तो उसका जो केस है वो 7 साल से कम का होना चाहिए। बी वाला पॉइंट देखिए, अ मजिस्ट्रेट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट अदर देन एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड एक्सीडिंग 7 ईयर्स। मतलब 7 साल से ज़्यादा के केसेस नहीं होने चाहिए। ये जो प्ली बार्गेनिंग का जो इस्तेमाल है वो किस स्टेज पर किया जाएगा, जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। आगे देखिए, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस अंडर सेक्शन 200 इश्यूड द प्रोसेस अंडर सेक्शन 20। अब जो प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल है वो 204 की प्रोसेस के बाद ही होगा, सेक्शन 204 के बाद ही होगा एंड बिफोर ट्रायल होगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल सेक्शन 204 के बाद होगा एवं ट्रायल के पहले होगा। मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। आगे बताया गया है कि प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल हम किन किन केसेस में नहीं कर सकते, वो देखिए। व्हाट डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। इसको हाईलाइट करिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को जहाँ पर कोई भी एक्यूज्ड अपने ऑफेंस के द्वारा अफेक्ट करता है वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन और चाइल्ड बेलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ऐसा कोई ऑफेंस या तो जो किसी लेडीज़ के अगेंस्ट में किया गया है या फिर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट में किया गया है जो 14 साल से कम उम्र का है, वहाँ पर भी प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है, एक्चुअली यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन अराइज हो चुका है कि किन किन कंडीशंस में प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप हाईलाइट करिए। पहला सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कोई भी एक्यूज अपने ऑफेंस के द्वारा अफेक्ट करता है वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई ऑफेंस जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट किया गया है या फिर चाइल्ड के अगेंस्ट किया गया जो कि 14 साल से कम का है, वहाँ पर भी प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सब क्लॉज 2 में देखिए, फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर हाईलाइट करिए, शैल बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन द ऑफेंसेज अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विच शैल बी द ऑफेंसेज अफेक्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट किया है एक्यूज ने अपने ऑफेंस के द्वारा, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अगेंस्ट ऑफेंस था या नहीं था। तो ये चीज़ आपकी सब क्लॉज 2 में बताई गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इसके अलावा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ऐसे ऑफेंसेस
ऐसे ऑफेंसेस जिनमें एक्यूज्ड ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है तो उसको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा कि वो प्ली बार्गेनिंग के लिए डिफेंस ले सके। अगर मान लीजिए कोई भी एक्यूज्ड हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो पहले ही कोई भी अपराध कमिट कर चुका है, तो उसको भी प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो 265A में अब आपकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आप एक बार और हाईलाइट कर लीजिए। पहला तो ये कि अगर मान लीजिए किसी ऑफेंस में डेथ सेंटेंस प्रोवाइडेड है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड है, या फिर 7 साल से ज़्यादा का कोई ऑफेंस हुआ है जिसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब इट शुड बी लेस देन 7 ईयर्स। ठीक है, दूसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल किस स्टेज पर किया जाएगा। तो इसको हम जो है ट्रायल के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ 204, मतलब जब कॉग्निजेंस लेता है जब मजिस्ट्रेट, उस स्टेज पर हम प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किन किन कंडीशन में प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो नीचे देखिए आप, बट डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ऐसे ऑफेंसेस जो किसी सोसाइटी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, ऐसी जगह पे प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। या फिर ऐसे ऑफेंसेस जो वुमेंस के अगेंस्ट हैं या फिर चाइल्ड के अगेंस्ट हैं जो कि 14 साल से कम उम्र का है, वहाँ पर भी प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब देखिए आप सेक्शन 265B, एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन कौन देगा? अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। प्ली बार्गेनिंग एक्यूज्ड को चाहिए तो एक्यूज्ड ही उसके लिए एप्लीकेशन देगा। किस कोर्ट में देगा? जहाँ पर उसका मैटर पेंडिंग है ऑलरेडी, उसी कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एक्यूज्ड के द्वारा दी जाएगी। इसको एक बार हाईलाइट करिए। सब क्लॉज 2 देखिए इसका, द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस। जब सबसेक्शन 1 में एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन देगा तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देगा कि किस केस के लिए दे रहा है, किस ऑफेंस के लिए दे रहा है, उसके केस का डिस्क्रिप्शन क्या है। आगे देखिए, विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस रिलेट्स एंड शैल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट। इसको हाईलाइट करिए, जो वो एप्लीकेशन देगा उसको एफिडेविट पर ही देगा। Shown by the accused stating therein that he has voluntarily preferred। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक की कि प्ली बार्गेनिंग एक्यूज्ड देता है, एप्लीकेशन एक्यूज लगाता है, बट इट शुड बी वॉल्यूंटैरिली। अगर कोर्ट को लगता है कि ये वॉल्यूंटैरिली नहीं है तो वो वहाँ से डिसमिस भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हाईलाइट करिए कि एप्लीकेशन शुड बी वॉल्यूंटैरिली। आगे देखिए, द प्ली बार्गेनिंग इन हिज केस एंड दैट ही हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड। उस एक्यूज्ड ने जिसको प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल करना है वो पहले से ही सेम केस में कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस सेम ऑफेंस में उसको पहले भी कोई ना कोई पनिशमेंट मिल चुकी है या फिर वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है। आगे हमने देखा था 265A में हमने देखा था कि एक्यूज्ड को प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, दूसरा उसको हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ आपको 265B में बताया गया है कि उसके अगेंस्ट में सेम ऑफेंस के लिए पहले से उसको कन्विक्शन नहीं दिया होना चाहिए। सब क्लॉज 3 देखिए, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको हाईलाइट करिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस। ठीक है, जो कोर्ट होगा प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एवं कंप्लेनेंट को नोटिस देगा। किस चीज़ के लिए देगा? एज द केस में बी एंड टू द एक्यूज टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द केस। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को एंड एक्यूज्ड को नोटिस देगा कि किस किस डेट को उनको हाजिर होना है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा जो एक डेट फिक्स्ड कर दी जाएगी नोटिस एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद एक्यूज्ड की, उसके बाद जो एक्यूज्ड को नोटिस जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जाएगा एंड कंप्लेनेंट को भी नोटिस जाएगा कि उनको किस किस डेट को कोर्ट में अपीयर होना है। सबसेक्शन 4 देखिए, व्हेन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एज द केस मे बी and the accused appear on the date fixed under subsection 3 the court shall examine the accused in camera। इसको हाईलाइट करिए, जब भी कंप्लेनेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज्ड जब प्रेजेंट हो जाते हैं फिक्स्ड डेट को, तो उस दिन जो एक्यूज्ड होगा उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इन कैमरा, मतलब बंद कमरे में उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। वेयर द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट। जो अदर पार्टी है उस दिन
बंद कमरे में वो प्रेजेंट नहीं होगी उस दिन। टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द एक्यूज्ड हैज़ फाइल्ड द एप्लीकेशन वॉल्यूंटरीली। अब जो एक्यूज्ड है उसका इन कैमरा एग्जामिन क्यों किया जाएगा? एग्जामिन उसको बंद कमरे में इसलिए किया जाएगा कि जो एक्यूज्ड है जो प्ली बार्गेनिंग के लिए जो एप्लीकेशन दिया है वो वॉल्यूंटरीली दिया है या फिर किसी के दबाव में आकर के दिया है। आगे देखिए, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड वॉल्यूंटरीली। जैसे ही कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाता है कि जो एप्लीकेशन जो एक्यूज्ड ने दी है वो वॉल्यूंटरीली है, इट शैल प्रोवाइड टाइम टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एज द केस में बी एंड द एक्यूज्ड टू वर्क आउट अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। अब देखिए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन दैट मीन्स MSD। ये क्या होता है? ये होता है कि जब एक्यूज्ड और विक्टिम आपस में बैठकर सुलह करते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। ठीक है, जो कोर्ट है उसको लगता है कि हाँ एक्यूज ने जो एप्लीकेशन वॉल्यूंटरीली दी है, तो वो जो है फिर एक्यूज्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट को और एक्यूज्ड को म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए बोलता है। ठीक है, अब आपके MSD में क्या और सम्मिलित हो सकता है? गिविंग टू द विक्टिम बाय द एक्यूज द कॉम्पनसेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इसमें शामिल हो सकता है कि जो एक्यूज है वो विक्टिम को कॉम्पनसेशन दे, ठीक है, या फिर अदर एक्सपेंसेस दे जो अभी तक का उसका प्रोसीडिंग में खर्चा आया है। ठीक है, ये सब होने के बाद जो कोर्ट है वो एक अगली डेट फिक्स कर देगी, ठीक है, आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए। बी में देखिए, अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड ने जो एप्लीकेशन दी है वो इनवॉल्यूंटरीली दी है, मतलब किसी के दबाव में आके दी है या फिर खुद की सहमति से नहीं दी है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगा कि जिस स्टेज पर वो हैं उस टाइम वहीं से वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो प्ली बार्गेनिंग होगा वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस, और जो जहाँ से जो केस चल रहा था वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आप सेक्शन 265C गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन 265B में करने के लिए कोर्ट इजाज़त दे देता है। तो 265C में बताया गया कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होंगे। अब वो गाइडलाइन क्या होंगे वो देखते हैं। इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, इसको हाईलाइट करिए, जब केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किया गया है तब क्या प्रोसेस होगा? द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, जब भी जो है केस पुलिस रिपोर्ट पर फाइल किया गया था तो उसमें प्रोसीजर होगा कि कोर्ट जो है वो नोटिस इशू करेगी। किसको करेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करेगी। पुलिस ऑफिसर हु हैज़ इन्वेस्टिगेटेड द केस, पुलिस ऑफिसर जिसने उस केस का इन्वेस्टिगेशन किया है। द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम ऑफ द केस टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू वर्क आउट अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस। ठीक है, विक्टिम और एक्यूज्ड को भी नोटिस करेगी कि आप आएँ और सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के द्वारा सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन में अपना पार्टिसिपेशन दें। प्रोवाइडेड में देखिए, प्रोवाइडेड दैट थ्रू आउट सच प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर दैट द एंटायर प्रोसेस कंप्लीटेड वॉल्यूंटरीली। बार बार वही बात आ रही है कि इट शुड नॉट बी इनवॉल्यूंटरी, इट शुड बी वॉल्यूंटरीली बाय द पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग। ठीक है, जो जज होगा, जो कोर्ट होगा, वो खुद को इंश्योर करेगा कि हाँ जो प्रोसेस हो रही है वो वॉल्यूंटरीली हो रही है। प्रोवाइडेड देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एक्यूज्ड इफ सो डिजायर्स मिस पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विद हिज प्लीडर। अगर एक्यूज चाहे तो उस मीटिंग में अपने प्लीडर के साथ में भी उपस्थित हो सकता है। ठीक है, अभी ए वाले में हमने पढ़ा कि इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब ऐसा केस जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ हो उसका प्रोसीजर हमने देखा। अब बी में आप देखिए, इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब ऐसा प्रोसीजर जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा जो दर्ज करवाया गया तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा? द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम। ठीक है, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर को भी वहाँ पर नोटिस दिया जा रहा था, बट यहाँ पर केवल एक्यूज्ड और विक्टिम को ही नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, ऑफ द केस टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग टू वर्क आउट अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस। सेम चीज़ है, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी दिया जा रहा था नोटिस, यहाँ पर केवल विक्टिम और एक्यूज्ड को ही दिया जाएगा। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर throughout the process of working out a satisfactory disposition of the case that it is completed voluntarily। अगेन वही बात आ रही है कि कोर्ट ये बात इंश्योर करेगा कि ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है वो वॉल्यूंटरीली है या नहीं। ये काम किसका है? कोर्ट का काम है। आगे देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द विक्टिम ऑफ द केस और द एक्यूज्ड एज द केस मे बी सो डिजायर्स ही मे पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विद हिज प्लीडर। अगर विक्टिम और एक्यूज्ड चाहे तो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने प्लीडर के साथ में। अब देखिए सेक्शन 265D, रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट।
ठीक है, मान लीजिए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन आपका सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? वेयर इन अ मीटिंग अंडर सेक्शन 265C अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज़ बीन वर्कड आउट, द कोर्ट शेल प्रिपेयर अ रिपोर्ट, जो कोर्ट होगा वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है, ऑफ सच डिस्पोजिशन विच शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उस रिपोर्ट को किसके द्वारा साइन किया जाएगा? जो उस टाइम पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसके द्वारा साइन किया जाएगा। एवं ऑल द पर्सन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, और ऐसे सारे लोग जिन्होंने उस टाइम पर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गया था सबके द्वारा साइन किया जाएगा। आगे देखिए, इफ़ नो सच डिस्पोजिशन हैज़ बीन वर्कड आउट, अगर मान लीजिए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन जो थी वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं किया, वो अनसक्सेसफुल रही, तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? द कोर्ट शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। ठीक है, वो जो आपकी म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन थी वो अनसक्सेसफुल रही, तो कोर्ट जो है वो सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे केस को प्रोसीड करेगा, किसके अंडर में कैसे करेगा? द स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 और 265B। ठीक है, जहाँ पर उस केस को छोड़ा गया था वो वहीं से जो आगे की कार्रवाई जो की जानी चाहिए थी वो की जाएगी। अब देखिए सेक्शन 265E, डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है, ई में आपको क्या दिया गया है कि जो केस है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसका प्रोसीजर बताया है। वेयर अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज़ बीन वर्कड आउट, जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन था वो सक्सेसफुली अगर वो वर्कआउट कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 265D, द कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द फॉलोइंग मैनर नेमली। ठीक है, कैसे कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा वो अब हम देखेंगे। ए में देखिए, द कोर्ट शैल अवॉर्ड द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जब म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होता है तो उसमें इंक्लूड ये भी हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है उसके द्वारा विक्टिम को कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाए और कुछ अदर एक्सपेंसेस भी दिए जाएं। ठीक है, वही आपका सेम ए में प्रोवाइडेड है। द कोर्ट शैल अवॉर्ड द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम। ठीक है, विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिला सकता है इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन अंडर सेक्शन 265D। ठीक है, जैसा आपका 265D में डिसाइड हुआ था। एंड हियर द पार्टीज ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट के मामले में पार्टीज को सुन भी सकता है। रिलीजिंग ऑफ द एक्यूज्ड ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, कोर्ट चाहे तो एक्यूज्ड को प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब जो अंडर 360 में एक्चुअली बात करेगा आपका प्रोविजन के बारे में बात करता है कि अगर मान लीजिए कि जो एक्यूज्ड है उसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, और आफ्टर एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब होता है उसको कुछ ना कुछ वार्निंग दे करके कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एडमोनिशन। ठीक है, या तो उसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर भी कोर्ट उसको छोड़ सकता है, या फिर एडमोनिशन यानी कि उसको वार्निंग देकर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आपके बी में भी सेम वही बात बोली गई है। आफ्टर हियरिंग द पार्टी अंडर क्लॉज ई, if the court is of the view that section 360 of the provision of offender act or any other law for the time being in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation। अगर कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट मान लीजिए सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ एक्यूज को गुड कंडक्ट के आधार पर अंडर सेक्शन 360 दैट इज प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में छोड़ा जा सकता है। ठीक है, वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो कोर्ट चाहे तो उसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर भी छोड़ सकता है। ठीक है, अब आपका जो सेक्शन 360 है वो CRPC में बताया गया है कि प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट क्या होता है। सी में देखिए, after hearing the parties under clause B, if the court finds that minimum punishment has been provided under the law for the offence committed by the accused। ठीक है, accused जिस offence के लिए प्ली बार्गेनिंग ले रहा है, ठीक है, मान लीजिए उस offence में कोई मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? इट में सेंटेंस द एक्यूज्ड टू हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट। जो उस सेंटेंस की जो मिनिमम पनिशमेंट है उसकी हाफ भी एक्यूज्ड को प्रोवाइड कर सकता है। डी वाला देखिए, in case after hearing the parties under clause B, the court finds that the offence committed by the accused is not covered under clause B or C, then it may sentence the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि जो पनिशमेंट है वो B या C में भी कोर्ट नहीं दे सकता या नहीं देना चाह रहा या फिर प्रोवाइडेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो उसकी जो पनिशमेंट होगी, ठीक है, जो उस ऑफेंस के लिए जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड पनिशमेंट होगी उसका 1/4 भी कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर केवल आप हाईलाइट करिए 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल। ठीक है, जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है उसका 1/4 भी कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है अगर वो आपका B और C क्लॉज में प्रोवाइडेड नहीं है। अब देखिए सेक्शन 265F, जजमेंट ऑफ द कोर्ट।
द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 265 ई इन द ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट को हाईलाइट करिए। जो कोर्ट होगा वो जब अपना जजमेंट देगा तो कैसे देगा? ओपन कोर्ट में देगा। एंड सेम शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा साइन किया जाएगा? जो उस टाइम पर वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसके द्वारा साइन किया जाएगा एवं ओपन कोर्ट में दिया जाएगा। सेक्शन 265G में देखिए, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265F shall be final and no appeal except the special leave petition under 136 and writ petition under article 226 and 227 of the constitution shall lie in any court against such judgment। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ठीक है, जो प्ली बार्गेनिंग में जो कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, ठीक है, उसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, किसी भी कोर्ट में कोई भी अपील नहीं होगी। केवल एक ही इसका अपवाद है, एक्सेप्ट द स्पेशल लीव पेटिशन। ठीक है, इसमें आप जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 136, 226 एवं 227 का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी अपील नहीं होगी प्ली बार्गेनिंग की। शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सच जजमेंट। ठीक है, किसी भी कोर्ट में कोई भी अपील नहीं होगी चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग की। 265H में देखिए, पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग जब इस केस को डिसाइड करते टाइम कोर्ट के पास में क्या क्या पावर्स होती हैं। अ कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पसेज ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर ऑल द पावर्स बेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ केसेस। कोर्ट के पास बेल से रिलेटेड सारी पावर होंगी प्ली बार्गेनिंग में। ठीक है, ट्रायल से रिलेटेड सारी पावर होंगी एवं उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है केस को, ये सारी पावर्स किसके पास होंगी? कोर्ट के पास होंगी। ठीक है, सेक्शन कौन सा होगा? 265H। 265I देखिए, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये सेट ऑफ क्या होता है? मान लीजिए किसी भी एक्यूज्ड को कोई सेंटेंस दिया गया है, बट उस सेंटेंस को देने के पहले ही वो कुछ ना कुछ समय जेल में ऑलरेडी बिता चुका है। ठीक है, मान लीजिए उसको 1 साल का पनिशमेंट दिया गया अभी, उससे पहले वो ट्रायल के टाइम पर ही 6 महीने ऑलरेडी जेल काट चुका है। ठीक है, तो वो 1 साल में से उसके जो 6 महीने होंगे उनको कम कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है, वही चीज़ आपके 265I में प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब देखिए J, 265G सेविंग के बारे में बात करता है। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विथ कंटेन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा 21A प्ली बार्गेनिंग, इसमें जो भी प्रोसीजर वगैरह जो भी दिया गया है, ये जो है किसी को भी ओवरराइड करता है। मतलब कोई और प्रोसेस होगा, कोई और एक्ट होगा, वो इसको ओवरराइड नहीं करेगा। प्ली बार्गेनिंग जैसा अप्लाई हो रहा था वैसे ही अप्लाई होगा। ठीक है, ये सभी एक्ट को ओवरराइड करेगा। सेक्शन देखिए 265K, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड। ठीक है, के में आपको बताया गया है कि जो एक्यूज जो स्टेटमेंट देगा प्ली बार्गेनिंग वाले चैप्टर में, जो भी स्टेटमेंट देगा उसको कहीं भी यूज़ नहीं किया जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि एक्यूज्ड ने कन्फेशन किया है। ठीक है, उसके स्टेटमेंट का इस्तेमाल केवल और केवल चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग के लिए ही किया जाएगा। इसको हाईलाइट करिए, शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, उसके स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी भी तरह की किसी भी प्रोसीजर में किसी भी चैप्टर में नहीं किया जाएगा अदर देन चैप्टर 21A, दैट इज प्ली बार्गेनिंग। लास्ट सेक्शन है इसका 265L, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड इन सब क्लॉज K ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर ये वाला चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जुवेनाइल और चाइल्ड पर ये वाला चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। तो इसी के साथ अभी हमारा चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग खत्म होता है। ठीक है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे, जो भी हाईलाइट करने के लिए थे, वो सब मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए। इसमें आप अमेंडमेंट आपसे बार बार पूछा जाता है, उसको याद रखिए, 2005 अमेंडमेंट। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, किसके द्वारा आया, तो प्ली बार्गेनिंग को जो है मलीमत कमेटी के द्वारा लाया गया है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं बाजू में कि मलीमत कमेटी के द्वारा प्ली बार्गेनिंग को लाया गया है। ठीक है, कमेटी का नाम क्या है? मलीमत कमेटी। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके अभी तक आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है, वो सारे मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू सो मच।